केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है आपने से पहले कहीं नहीं देखी होंगी। आज खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी के प्रयागराज से। प्रयागराज के माघ मेले में अभी मुक्तेश्वरानंद के प्रवेश को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सदन से मुख्यमंत्री योगी ने अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर तमाम बातें कही और सवाल खड़े किए, तो वही खुद अभी मुक्तेश्वरानंद कानूनी विवाद में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद पर अपने आश्रम में नाबालिग बच्चों के शोषण का आरोप लगा है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 नाबालिग बच्चों के शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाकर जांच करवाने की मांग की है। हालांकि पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इन्होंने वहाँ कुक्रम करते थे, आश्रमों में करते थे। इतनी गंदी घटना इन्होंने किया है, बच्चों का जीवन बर्बाद किया। हमारे द्वारा उठाए जा रहे स्वर को बंद करने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की नीच हरकत अपने लोगों के माध्यम से करवा रही हैं। माघ मेले में VIP ट्रीटमेंट को लेकर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और CM योगी के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा से CM योगी ने अभी मुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बगैर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता है और शंकराचार्य के रूप में कहीं भी जाकर वातावरण खराब नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए एक बराबर है। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। CM योगी का इशारा प्रयागराज माघ मेले के दौरान हुए हंगामे की ओर था, क्योंकि प्रयागराज माघ मेले के दौरान अभी मुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। उस समय स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण प्रशासन ने मांगा था। अब योगी ने उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने अभी मुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठाने को लेकर योगी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? उसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? प्रयागराज माघ मेले का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर अब एक ताजा विवाद पैदा हो गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद पर अपने आश्रम में नाबालिग बच्चों के शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 नाबालिग बच्चों के शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाकर जांच करवाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायालय के द्वारा सभी रिपोर्ट विधिक कार्यवाहियों को करने के पश्चात न्यायालय ने रिपोर्ट देख करके ये स्पष्ट पाया कि अपराध हुआ है और इसकी पुष्टि पुलिस रिपोर्ट से भी होती है। और न्यायालय ने उसके पश्चात महाराज जी का और उनके अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के पश्चात आदेश को रिजर्व किया। और जो पीड़ित लड़के हैं बाल अपचारी, उन्होंने उनका भी बयान आज न्यायालय ने कलमबंद किया है। न्यायालय ने हमारी बात आज बड़े ध्यान से बहस सुनी है, तथ्य देते, सबूत देखे, पुलिस की रिपोर्ट में पुष्टि हो गई। अब इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण दे सकते हैं हम न्यायालय को? और हमें उम्मीद है कि अब वो दिन दूर नहीं कि ऐसे पापी जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं वो सड़कों के पीछे रहेंगे। नंगी सीढ़ियाँ हमारे पास है, आप भी नहीं देख पाएंगे। हमने न्यायालय को सब आज दिखा दिया है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से जब नाबालिग बच्चों के शारीरिक शोषण के आरोपों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो लगातार गौरक्षा के लिए आवाज खड़े कर रही हैं, इसीलिए उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। जो भी व्यक्ति धर्म कार्य करने के लिए आगे आता है उसके ऊपर
ये सब होता ही है। इसलिए हम लोगों के द्वारा जो गौ माता की रक्षा की आवाज़ उठाई गई है वो बिल्कुल उठाई जाती रहेगी। हमारे चरित्र हनन की आदि की कोशिश की जाएगी। तो इससे अप्रभावित रहते हुए हम अपनी गौ माता की रक्षा के लिए और भी दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएंगे। शंकराचार्य सनातन धर्म का सर्वोच्च पद है, लेकिन इस पद पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बार बार विवादों में घिर रहे हैं। हालांकि इस बार उन पर जो आरोप लगे हैं वो सनातन परंपरा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रयागराज कोर्ट इस मामले में आगे क्या निर्णय लेता है। अगर यौन शोषण की एफआईआर हुई तो अविमुक्तेश्वरानंद बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रयागराज के माघ मेले से शुरू हुआ वार पलटवार का दौर अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी और भी मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरीके से बयान दिया गया उसके बाद उस पर जवाब भी आया। अखिलेश यादव इस विवाद में कूद पड़े और सवाल अभी भी वहीं पर खड़े होते हैं कि आखिर अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य कैसे बने। क्या उनके शंकराचार्य पदवी को लेकर सवाल जो है वो अभी भी बरकरार है। उधर शंकराचार्य ऐसे हैं जिनके लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एफआईआर को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा है। हालांकि कोर्ट की ओर से फैसला सुरक्षित रखा गया है। अगर इस पूरे मामले में एफआईआर होती है तो अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं यूपी विधानसभा की। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। वहीं उन्होंने यूपी की विकास यात्रा, अपराध पर जीरो टॉलरेंस समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरा। मिर्जा गालिब का शेर सुनाते हुए मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज किया और कहा कि धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। मुख्यमंत्री योगी ने कई मुद्दों को लेकर वहां बैठे तमाम लोगों को और पूरे प्रदेश को समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिलाई और समाजवादी पार्टी के नेताओं को आईना भी दिखाया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बजट के बाद अब बयानों का बजट पेश हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो अपराधियों को यमराज और जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव है जो अपने आंकड़ों के सहारे योगी सरकार को घेरने में जुटे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग दिन पर दिन तीखी होती जा रही है। शुक्रवार को जब सदन में सीएम योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला तो उनके निशाने पर थे सपा चीफ अखिलेश यादव। योगी ने पहले की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी उपद्रव का नहीं उत्सव का प्रदेश है। अब यूपी गुंडा टैक्स वसूली से मुक्त है। अब यूपी में ना कर्फ्यू है ना दंगा है, सब चंगा है। 17 में से अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में आज उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश। सपा सरकार के दौरान माफिया राज का जिक्र कर सीएम योगी ने सपा को घेरा और सदन को बताया कि कैसे उनकी सरकार ने अपराध पर लगाम लगाया। 17 के पहले क्या था? सत्ता के संरक्षण में पल्ले गुंडे और माफिया, ये समानांतर सरकार चला रहे थे। गुंडा टैक्स, अवैध वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही थी। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुकी थी। न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी ही सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय थी। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा। अब उत्तर प्रदेश टीटीटी का प्रतीक बनकर उभरा है। टीटीटी यानी टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन की त्रिवेणी के रूप में प्रदेश की नई पहचान बनी है। अब यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। आज यह ट्रिपल टी का एक प्रतीक बना है। ट्रिपल टी, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इन तीनों की एक त्रिवेणी बनकर के उभरा है।
दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया था। अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी ने कानपुर का नाम बदनामपुर कर दिया है। कानपुर का नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदनामपुर बना दिया है। भाजपा ने यहाँ इनकाउंटर माफिया, कफ सिरप माफिया, नीट माफिया और स्क्रैप माफिया जैसे माफियाओं के नए लेटेस्ट वर्जन निकाले हैं। अखिलेश के आरोपों का एनकाउंटर करते हुए सीएम योगी ने शायराना अंदाज में सपा के तमाम मंसूबों को ढेर कर दिया। गालिब उम्र भर में ये धूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उन्होंने यूपी से पहचान का संकट खत्म कर दिया है। अब यूपी का नाम सुनते ही कट्टा और गुंडागर्दी नहीं बल्कि विकास और कानून का राज याद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि उत्तर प्रदेश में हर साल के साथ जो बजट का प्रारूप है वो बढ़ता ही गया। इस बार भी यूपी सरकार की ओर से भारी भरकम बजट पेश किया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के आरोप ये है कि जो बीते बजट थे अलग अलग विभागों के वो ही खर्च नहीं हो पाए हैं और इसी को लेकर जब मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी तो समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से भी काउंटर अटैक किया गया। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे उस गीत की जिसने अंग्रेजों की नींवें हिला दी थी। लेकिन अफसोस आज उसी वंदे मातरम को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस ने मुस्लिम नेताओं के साथ साथ मौलानाओं की भी नींद उड़ा दी है। तो वही बीजेपी ने सीधा हमला बोलते हुए पूछा है कि आखिर वंदे मातरम से भाईजान को एलर्जी क्यों है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों राष्ट्रगीत के नाम को मजहबी संग्राम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसी मुद्दे को लेकर चल रहा है लगातार देश में वार पलटवार का दौर। ताजा मामला क्या है और आखिर तर्क क्या दिए जा रहे हैं इसके पीछे, सब कुछ समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। सब प्रभु श्री राम के वंशज हैं, कोई औरंगजेब और बाबर की औलाद नहीं। भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम रहना होगा। तो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। संसद की दहलीज से लेकर देश की गलियों तक आज एक ही गूंज है, वंदे मातरम। संसद से सड़क तक इस मामले को लेकर सियासत हो रही है। सपा और कांग्रेस के मुस्लिम नेता इस पर ऐतराज जता रहे हैं। उसके अंदर शब्द इस तरह के हैं, देखिए आपको आपका धर्म के तरीके से मानना चाहिए, मुझे मेरे धर्म के तरीके से मानना चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुस्लिम नेता ही नहीं, देश के तमाम मौलाना और उलेमा भी वंदे मातरम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार के फैसले को न केवल सांप्रदायिकता से जोड़ रहे हैं बल्कि इसे संविधान के खिलाफ भी बता रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और आयोजनों में वंदे मातरम की सारी लाइनों को अनिवार्य करना पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया फैसला है। संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार छीनने का यह निंदनीय प्रयास है। बीजेपी का तर्क है कि वंदे मातरम का सम्मान राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और इसका विरोध करना राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने तो इस मुद्दे को दूसरा ही एंगल दे डाला, सभी को भगवान श्री राम का वंशज बता डाला। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज ने भी वंदे मातरम के विरोधियों को दो टूक संदेश दे डाला। भारत के जो भी लोग हैं सब प्रभु श्री राम के वंशज हैं, कोई औरंगजेब और बाबर की औलाद नहीं है। वंदे मातरम का तो सम्मान करना ही पड़ेगा। मैं तो संत हूँ, राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन इसी नारे के साथ मैंने राजनीति में प्रवेश किया था कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम रहना होगा। वंदे मातरम के बहाने बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष को इस पिच पर खेलने पर मजबूर कर दिया है जहां हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का बोलबाला है। वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर सीएम योगी भी भड़के नजर आए। बड़े सदन में योगी ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वालों को कान पकड़कर बाहर कर देना चाहिए।
पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। जिस गीत ने फांसी के फंदों को झूमने वाले क्रांतिकारियों में जोश भरा, आज आजादी के उसी गीत पर सियासी संग्राम हो रहा है। आज देश देख रहा है कि कौन वंदे मातरम बोल रहा है और कौन तुष्टीकरण की चादर ओढ़कर वोट बैंक की पहरेदारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या देशभक्ति पर मजहब ज्यादा प्रभावी है, और इसी को लेकर के अलग अलग तर्क गढ़े जा रहे हैं मौलानाओं की ओर से, तो वही देश में ये एक बड़ा सियासी मुद्दा भी बन गया है। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रेड डील का फाइनल ड्राफ्ट अभी सबके सामने नहीं आया। इसका मतलब है कि ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। विपक्ष की ओर से ट्रेड डील को लेकर देश में आम जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी बार बार ट्रेड डील से किसानों को नुकसान बता रही हैं, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपनी सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए किसानों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें बेवजह बरगला रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। क्या अमेरिका से ट्रेड डील में भारत के किसानों को घाटा है? क्या ट्रेड डील से भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर चौपट हो जाएगा? अगर नहीं, तो राहुल गांधी आखिर क्यों ट्रेड डील के खिलाफ किसान विरोधी एजेंडा चला रही हैं? किसानों को सरकार के खिलाफ भड़का रही हैं? क्या राहुल गांधी को पता नहीं है कि अभी तक ट्रेड डील का फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है? इसके बावजूद राहुल अंतरिम ड्राफ्ट की छोटी छोटी बातों का भ्रम फैला रही हैं। यूएस के साथ डील करके नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। संसद में विरोध के बाद अब राहुल ने एक वीडियो जारी किया और खुद को किसान हितैषी बताने की कोशिश की, लेकिन सवाल है कि क्या खुद को फंसता देख राहुल गांधी किसानों को कवच की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में गेहूं, चावल, मोटे अनाज, सोयाबीन, मक्का, मसाले और आलू जैसी फसलों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। यहां तक कि डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को भी अमेरिकी बाजार के लिए नहीं खोला गया, जिससे कि छोटे और मध्यम किसानों की रोजी रोटी पर कोई असर ना पड़ सके। लेकिन इसके बावजूद राहुल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल के सारे आरोपों को खारिज किया और किसानों को सावधान किया कि वो नेता प्रतिपक्ष की बातों में ना आए। राहुल गांधी झूठे हैं, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। वो झूठ बोलकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमुख फल और सब्जी उत्पादक किसानों के हितों को भी इस समझौते में पूरी तरह संरक्षित किया गया है। पोल्ट्री के लिए, डेयरी उत्पाद के लिए देश के दरवाजे नहीं खोले गए। हमारे मसाला उत्पादक किसानों को नया विशाल बाजार मिलेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी पर हल्ला बोल दिया और फेक नैरेटिव फैलाने के लिए माफी की मांग की। पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि राहुल को देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए वो किसानों को भड़का रही है। राहुल गांधी जी ने भारत के साथ, भारत के किसानों के साथ, भारत के मछुआरों के साथ, भारत के एमएसएमई में काम करने वाले सभी मजदूरों का, सभी विश्वकर्मा से माफी मांगनी चाहिए। मेरा ये डिमांड है, राहुल गांधी देश के साथ माफी मांगे,
और सभी भारत के लाभ जिसको मिलेगा 140 करोड़ देशवासियों की माफी मांगे। सरकार के दावों के उलट कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल के सुर में सुर मिला रही हैं। मोदी के सियासी विरोध के लिए सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। जरूरत इस समय है कि देश का करोड़ों किसान कैसे बचेगा। जरूरत इस वक्त ये है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनका व्यापार कैसे बचेगा। कल पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी इस ट्रेड डील के खिलाफ अपना आंदोलन प्रदर्शन करेगी। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उसे उस किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और ये किसान समझ नहीं पा रहे, तो राहुल जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डील किसानों को कैसे अफेक्ट हार्म करने वाला है। जब हम ज्वार इंपोर्ट करेंगे, जब हम सोयाबीन इंपोर्ट करेंगे, कपास इंपोर्ट करेंगे, ये चीज़ें हमारे यहाँ उगती है, तो इन किसानों का क्या होगा और ये बेवजह इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है जब हमारे यहाँ ये उगती है। देश में विपक्ष भले ही ट्रेड डील को किसान विरोधी बता रहा है, लेकिन अक्सर विपक्ष के सुर में सुर मिलाने वाला दुश्मन देश पाकिस्तान के बुद्धिजीवी भी मोदी की कूटनीति का लोहा मान रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया हैज प्लेड इट्स कार्ड्स वेल। अच्छा। एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप हैज प्लेड हिज कार्ड्स वेल। अच्छा। इंडिया ने कुछ कंसेशंस दी हैं जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, मगर देखिए ना, वो कह रहे थे कि ये फार्मर्स को इंडिया ने प्रोटेक्ट नहीं किया। जी ठीक, उन्होंने क्या नहीं प्रोटेक्ट किया, उन्होंने कर लिया, फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट कर लिया और अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को भी इजाज़त दे दी है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर बड़ा शोर पड़ा हुआ था, वो भी उन्होंने, इंडिया ने थोड़ी सी इजाज़त दी, पूरी नहीं दी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जहां भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसान विरोधी बता रहे हैं, सरकार पर देश को बेचने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सरकार बार बार कह रही है कि इस डील से देश और किसान दोनों को फायदा होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से आखिर विपक्ष इतना बौखलाया क्यों है? क्या भारत की तरक्की विपक्षी दलों को बर्दाश्त नहीं हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड में एक समय डी कंपनी का खौफ हुआ करता था, अब उसी पैटर्न पर लॉरेंस बिश्नोई की बी कंपनी फिल्मी सितारों को डर दिखा रही है। रणवीर सिंह के मैनेजर को लॉरेंस के करीबी हैरी बॉक्सर ने ऑडियो मैसेज भेजकर धमकी दी है और कहा कि उसके पास सबकी पूरी जानकारी है, सफाया करने में देर नहीं लगेगी। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद, मैसेज के सामने आने के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। आपको भी दिखाते हैं कैसे। 4 जनवरी 2018 सलमान को जान से मारने की धमकी। 14 अप्रैल 2024 सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग। 10 जुलाई 2025 कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग। 11-12 सितंबर 2025 दिशा पाटनी के घर 2 दिन फायरिंग। 31 जनवरी 2026 रोहित शेट्टी के घर 5 राउंड फायरिंग। 10-11 फरवरी 2026 आयुष शर्मा को धमकी। 13 फरवरी 2026 रणवीर सिंह को धमकी। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि माया नगरी के सितारे लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। मुंबई की चकाचौंध वाली गलियों में इन दिनों डर का साया है। अंडरवर्ल्ड के पुराने दौर की यादें ताजा हो गई हैं, लेकिन इस बार विलन कोई समंदर पार बैठा डॉन नहीं, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे से नेटवर्क चलाने वाला लॉरेंस बिश्नोई है। सलमान खान से शुरू हुई ये दुश्मनी अब रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह तक जा पहुंची है। इस बार बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैरी बॉक्सर ने एक बेहद डरावना ऑडियो संदेश जारी किया है, जिसमें न केवल इन सितारों को बल्कि उनके साथ काम करने वाले पूरे स्टाफ को जान से मारने की धमकी दी गई है। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आज का एक वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी उन सब के लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, तेरे लिए टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन के लिए है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठेंगी।
इस धमकी वाले ऑडियो में रणवीर सिंह को अलग से टारगेट करते हुए कहा गया, और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में, ठीक, और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुन मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सब की डिटेल है हमारे पास, इनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सब की डिटेल हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकानी आएगी। वीडियो सामने आने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच हरकत में नजर आई। उन्होंने इस वायरल ऑडियो का संज्ञान लिया है। ऑडियो की सत्यता की जांच जारी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीएम फडणवीस पहले ही कह चुके हैं, कोई भी गैंग हो मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। कई बार ये ध्यान में आता है कि कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए भी ऐसी चीज़ें की जाती है, क्योंकि जब किसी स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है और फिर वो दिन भर खबर चलती है, उसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। ग्लैमर की दुनिया अब गन कल्चर के निशाने पर है। सवाल है कि क्या बॉलीवुड एक बार फिर 90 के दशक वाले डर के दौर में लौट रहा है। पुलिस का दावा है कि गैंगस्टर्स का खात्मा करेंगे, लेकिन जेल की दीवारों से निकलती ये धमकियां सितारों की रातों की नींद उड़ा रही हैं। अब देखना होगा कि मुंबई पुलिस इस विश्नोई नेटवर्क को कैसे तोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीएनपी को बांग्लादेश की आवाम ने 2/3 बहुमत से जीत दिलाई है। बांग्लादेश में बीएनपी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। बांग्लादेश चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बांग्लादेश की आवाम ने बीएनपी को 2/3 बहुमत से सत्ता की चाबी सौंपी है। बीएनपी के खिलाफ जमाते इस्लामी और उसके 11 सहयोगी संगठन चुनावी मैदान में थे, लेकिन वहां की जनता ने मोहम्मद यूनुस को सिरे से नकार दिया। बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनेगी। 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना आवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के साथ बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। बांग्लादेश में 35 सालों के बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में महिलाओं का दबदबा रहा। पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिद जिया ही प्रधानमंत्री बनती रही, लेकिन अब खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को 299 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें बीएनपी ने 212 सीटों पर जीत हासिल की है। बांग्लादेश में सरकार बनाने के लिए 155 सीटें बहुमत के लिए जरूरी हैं। वहीं जमाते इस्लामी और उसके सहयोगी दलों को 77 सीटें मिली हैं। बांग्लादेश चुनाव में कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी बुरी तरह हारी है। शेख हसीना की सरकार गिराने वाले स्टूडेंट्स की नेशनल सिटीजन पार्टी को भी बांग्लादेश की आवाम ने नकार दिया। हालांकि बीएनपी के नेताओं ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग उठाई है। शेख हसीना का प्रत्यर्पण तारिक रहमान सरकार के मुख्य एजेंडों में से एक होने वाला है। बांग्लादेश में सत्ता बदल चुकी है। चुनावी नतीजे आने के बाद भारत ने बांग्लादेश के विजेता नेताओं को बधाई दी है। पीएम मोदी ने बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि तारिक रहमान से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनाव में जीत पर बधाई दी। पीएम ने लिखा कि मैंने बांग्लादेश के जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके प्रयासों में अपनी शुभकामनाएं और समर्थन व्यक्त किया। गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध वाले दो घनिष्ठ पड़ोसी देशों के रूप में मैंने दोनों देशों की जनता की शांति, प्रगति और समृद्धि के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
बांग्लादेश के चुनाव में बीएनपी की जीत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बधाई दी। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि बांग्लादेश में मेरे भाइयों बहनों सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आप सभी को रमजान की अग्रिम शुभकामनाएं। इस शानदार जीत के लिए मेरे भाई तारिक, उनकी पार्टी और सभी पार्टियों को मेरी बधाई। प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। मेरी कामना है कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहें। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। कट्टरपंथी दलों का वहां की जनता ने सफाया कर दिया है। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या बांग्लादेश और भारत के रिश्ते एक बार फिर से पटरी पर लौटते हैं। देखना यह भी होगा कि शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच क्या कुछ रास्ता निकाला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। शादी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया